नमस्कार, सुप्रभात। इस प्यारी सी सुबह में हम आपके लिए लेकर आए हैं नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ दिव्या। दर्शकों, आज का नमस्ते हिमाचल का कार्यक्रम बहुत विशेष रहने वाला है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे शास्त्रीय संगीत की और ले जाएंगे आपको इस अनूठे से सफर में। दर्शकों, शास्त्रीय संगीत अपने आप में अनूठा है, जिसमें लय, सुरों और भावनाओं का अनूठा संगम होता है। शास्त्रीय संगीत एक प्राचीन विधा है और जो वैदिक काल से लेकर अब तक हमारे बीच में बरकरार है और आज भी हर युग में अपना प्रभुत्व जमाए हुए है। इसीलिए आज हमारे बीच में एक खास मेहमान को लेकर आई हूँ, जिनसे शास्त्रीय संगीत के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। एक महान शख्सियत जिन्होंने संगीत के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है और साथ ही साथ रामपुर बुशहर में स्कूल और म्यूज़िक इनका स्कूल है, जहाँ पर ये बच्चों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करते हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमान दीपक मेहता जी से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। जी देखिए, अगर बात दीपक मेहता जी की करें तो इन्होंने अपने सुर का जो जादू है वो चारों तरफ बिखेरा और हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। और ये जो है बहुत सारे अवार्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं, जिसमें कला शिखर सम्मान 2024 और 2016 में हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित रह चुके हैं। सर, सबसे पहले इस प्यारी सी सुबह में आपसे एक प्यारा सा शास्त्रीय संगीत जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक बहुत बेताब है सुनने के लिए। जी ज़रूर। आज की शुरुआत मैं राग अहीर भैरव से करना चाहता हूँ। जी जी। अलबेला साजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा मन अति सुख पायो रे, मोरा मन अति सुख पायो, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, गमा बदनी दा मनी दा मा पगा गनी दा पद मानी दा मा पगा मरे सा आ चौक पुरा मंगल गावो, चौक पुरा मंगल गावो, आवो
मा पद नि ध पद मा नि ध पद मा प गा म रे साल बेला सजन आयो मा गा मा नि ध पद मा प नि ध पद मा नि ध पद मा प गा म रे साल बेला सजन आयो रे बेला सजन आयो साजन आयो साजन आयो रे। जी सर, बहुत खूबसूरत। और इस राग को गाकर आपने हमारी आज की सुबह में 4 चांद लगा दिए हैं। सर, इसी राग के बारे में जानना चाहेंगे, ये राग कौन सा है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है संगीत में? जी, इस राग का नाम अहीर भैरव है जी। और ये शांत भाव का राग है और इसको जी। सुबह की बेला में गाया जाता है। जी। जी। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है संगीत में? संगीत में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। सुबह की बेला में ये मन को शांत करता है जी। और इसका जो रस है वो शांत है। जी जी, बहुत खूबसूरत जानकारी और इतना सुंदर जो राग आपने सुनाया, ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती की विशेष कृपा आप पे है। देखिए, शास्त्रीय संगीत के लिए आपको हम सभी जानते हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन पर जानने का मौका कभी कभी मिल पाता है। तो आपके व्यक्तिगत जीवन पर आना चाहेंगे, आपका बचपन कैसा रहा या आपके परिवेश के बारे में? जी ज़रूर। मैं रामपुर बुशहर के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। जी जी। जाखड़ी। तो बचपन से गाने का शौक़ था। तो बचपन में रेडियो में गाने सुनते थे, तो मेरे माताजी को संगीत का काफ़ी शौक़ था जी। और उनको सुन कर ही, उनको देख कर ही मुझे संगीत में रुचि हुई। जी। तो कुछ साल पहले एक इंडियन आइडल फर्स्ट सीज़न आया था 2004 में। जब वो सीज़न आया था तो उस वक्त बहुत सारे सिंगर्स थे जिनको देख कर के मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ कि मुझे जो है गायकी के क्षेत्र में अपना नाम कमाना है, तो उसके लिए मुझे सीखना है, क्लासिकल सीखना है। बचपन में समझ आ गया था कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है, शास्त्रीय गायन है, वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो जैसे जैसे सीज़न आते रहे इंडियन आइडल के, वैसे वैसे जो मेरी रुचि है वो बढ़ती गई। तो बचपन में क्या होता था कि जब मैं 6th या 7th में पढ़ता था तो उस वक्त एक मेरे सर थे, म्यूज़िक हमारे स्कूल में नहीं हुआ करता था तो वहाँ पर म्यूज़िक सब्जेक्ट नहीं था, बट वो म्यूज़िक का काफ़ी ज्ञान रखते थे और उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि जैसे हमारे रामपुर में लवी फेयर होता है तो वहाँ पे गाने के लिए ले जाते थे। तो आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड थी, गा लेता था, जो वो बताते थे वो मैं उसको कॉपी करके गा लेता था। तो वहाँ से उन्होंने मुझे जब मंच देना शुरू किया तो मैं मोटिवेट हुआ वहाँ से। उसके बाद 2010 में मैं शिमला की तरफ आ गया। किसी ने मुझे कहा कि आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए अपना, अगर आपने संगीत सीखना है तो आपको शिमला जाना होगा। तो शिमला में जब आया तो यहाँ पर DAV लक्कड़ बाज़ार एक स्कूल है, वहाँ पे मैंने एडमिशन ली और वहाँ पे एक सर थे धर्मेंद्र सर, उनसे संगीत की शिक्षा ली शुरू में। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया म्यूज़िक सीखने के लिए, तो फिर मैंने कुछ समय तक दिल्ली में भी म्यूज़िक सीखा। जी। और उसके बाद वहाँ से वापस आने के बाद मैं अपने गुरुजी डॉक्टर प्रवीण जरेठ जी, उनसे मुलाकात हुई और उनके सानिध्य में मैंने पटियाला घराने में 10 साल तक शिक्षा ली और अभी भी उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। जी, बहुत खूबसूरत। आपने कहा कि 10 साल तक आपने शिक्षा प्राप्त की। प्रोफेशनली तरीके से कब से स्टार्ट किया, कौन सी एज से आपने ऐसे, मतलब आप जुड़ गए बिल्कुल शास्त्रीय संगीत के साथ? जी, मैं आपके साथ ये भी साझा करना चाहता हूँ। जी। जब मैं 16 साल का था तब से मैंने सीखना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त ये था कि एक अच्छे गुरु की तलाश थी। बचपन से एक सपना था कि गुरुकुल में सीखना है, घराने में सीखना है, बचपन से शौक था। और ये जो नेचर होता है ये बहुत लविंग होता है। जब आप सच्ची शिद्दत से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं वो आपको मिल जाती है। Obviously. तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मेरे जो गुरुजी है डॉक्टर प्रवीण जरेठ जी, वो मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ही मिले।
इससे बड़ा गिफ्ट इस नेचर का क्या हो सकता था मेरे लिए। जी। तो जब संगीत की जर्नी शुरू हुई तो शुरुआती तौर पर मैंने क्लासिकल ही म्यूज़िक उनसे सीखा और गाना शुरू किया। उससे पहले मैं किशोर अवार्ड, रफ़ी अवार्ड ये सब जीत चुका था। तो उस वक्त संगीत सीखा नहीं था, पर वो गॉड गिफ्टेड था। तो उस तरह से मेरी संगीत की जर्नी शुरू हुई थी। उसके बाद क्लासिकल म्यूज़िक में रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे गुरुकुल में आए तो रुझान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर क्लासिकल म्यूज़िक के ही हो गए। दिन रात गुरुजी के घर पे रहना, वहाँ पे अपना काम करना, उनके साथ ही सुबह से शाम तक उनके साथ रहना, कहीं निकलना है तो घूमने निकलना है, गुरुजी के साथ निकलना है, हर चीज़ गुरुजी के साथ ही। जी। तो बहुत ज़्यादा समय उनके साथ बिताया और उनके ही आशीर्वाद से जो है काफ़ी मतलब अच्छा कोशिश रही है करने की और कर भी पा रहे हैं। जी, बहुत खूबसूरत। एक लंबा सफ़र और सफल सफ़र रहा है आपका संगीत की दुनिया में। सर, ये जो 10 सालों का सफ़र आप बता रहे हैं कि 10 सालों तक आपने संगीत सीखा, बहुत जैसे गुरुओं से सीखा, तो आपकी लाइफ में संगीत के क्या वैल्यू है? इतना एक जुड़े रहे संगीत के साथ, जैसे आपने कहा कि गुरु के साथ ही रहे, संगीत ही सीखा और उसी में पूरा अपना जो है मन मस्तिष्क कहते हैं लगा दिया। जी, देखिए संगीत एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ कि हम लोग जब रियाज़ करने बैठते थे तो हमको ये भी पता नहीं होता था कि हमें खाना भी खाना है। और मैं बिना संगीत के रह नहीं सकता। मैं भूखा रह सकता हूँ बट बिना गाए नहीं रह सकता। तो मेरे जीवन में ये मेरी आत्मा है। अगर संगीत नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। मैं जिस दिन संगीत नहीं होगा उस दिन मैं भी नहीं रहूँगा। तो क्या होता था कि 10-10 घंटे हम लोग रियाज जब करते थे तो हमें समय का पता ही नहीं लगता था कि समय कैसे निकल रहा है। और वो रियाज में ही हो गए हैं, सब कुछ म्यूजिकल ही हो गया है। मेरे गुरुजी के घर में अपना स्टूडियो है, तो वहाँ पर मैं और मेरे गुरु भाई दक्ष शर्मा जी और हम लोग वहाँ पर रियाज करते थे। रात रात भर हमने रियाज करना। तो कई बार ऐसा होता था बिना कुछ खाए ही हम लोग सो जाते थे। इतनी सुध-बुध, हम इतने लीन हो गए होते थे संगीत में कि मतलब हमको यही पता नहीं होता था कि हमको कुछ खाना भी है। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट होगा संगीत। ऑब्वियसली देखिए, जब हम अपने दिल की चीज़ करते हैं, जिसके लिए हम बने हैं, तो ऐसा ही कुछ रहता है। जी 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 सर, अब आपका एक पसंदीदा सा कोई राग आपसे सुनना चाहेंगे। हमारे दर्शक भी बेताब होंगे सुनने के लिए। जरूर। कोई आपका मन पसंदीदा राग जो आपके दिल के करीब है? जरूर। मैं आपके सामने राग चारुकेशी प्रस्तुत करूंगा। जी। वैसे तो संगीत की जर्नी में कहा जाता है, घराने में कहा जाता है कि सबसे पहले राग भैरव से शुरुआत होती है। जी। लेकिन मेरे साथ गुरुजी ने कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने मुझे सबसे पहले राग चारुकेशी सिखाया, जो कि साउथ इंडियन राग है वैसे बेसिकली, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा गाया जाता है। स्पेशली हमारे पटियाला घराने में जो है इसको विशेष तौर पर गाया जाता है। जी मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। ना आ रे ना रे ना रे ना आ ना आ रे ना रे ना ला ला लाज रखो तुम मोरी, लाज रखो तुम मोरी, ध्यान धरूं और लागू पैया, लाज रखो तुम मोरी, लाज
जी, इसको अलाप बोलते हैं। जी जी। ला ला लाज गैया में हार वे सजना वे, गैया में हार वे सजना वे, उमरा मलाल वे सारिया वे सारिया, उमरा मलाल वे सारिया वे सारिया, गैया में हार वे सजना वे, आ रहना ला गैया में हार गैया गैया में हार वे सजना वे, रोंदिया रोंदिया उम्र बिताइया, रोंदिया रोंदिया उम्र बिताइया, मिलिया ना प्यार वे सजना वे, मिलिया ना प्यार प्यार, मिलिया ना प्यार वे सजना वे। ये जो राग है चारुकेशी, ये पटियाला घराने में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी। इसमें एक कॉम्पोजिशन में आपको सुनाता हूँ, बहुत प्रचलन में है, सुनी होगी। जी बिल्कुल। हो कदया मिलसा वलियार वे, कदया मिलसा वलियार वे, मेरे रू रू चीख पुकार वे, कदया मिलसा वलियार वे, जिनिया मेरे तन ते लगिया, तेनू एक लगे ता तू जाने, गुलाम फरीद दिल ओथे दईए जिथे अगला कदर भी जाने, कदया मिलसा वलियार वे, कदया मिलसा वलियार वे। जी बहुत खूबसूरत राग, और आपकी आवाज़ में जो मिठास है ना, उसके लिए मेरे पास शायद शब्दों की कमी पड़ जाए, लेकिन आपकी जो मिठास है, जो आपकी आवाज़ है, यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक हैं बहुत ही ज़्यादा उसमें शायद गुम हो गए होंगे। सर इसी राग के बारे में जानना चाहेंगे, ये राग के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, ये जो राग है चारुकेशी वैसे तो साउथ इंडियन राग है जी और ये दिन के समय में गाया जाता है। जी। ये गंभीर भी है और रोमांटिक राग भी है। जी जी, और इस राग को प्रचलन में उस्ताद आमिर खान साहब इंदौर घराने के हैं, उन्होंने इस राग को प्रचलन में लाया था। जी ये राग जो है आधुनिक राग है, जी। ये पुराने समय से नहीं गाया जाता है, ये अभी प्रचलन में आया। उस्ताद आमिर खान साहब जो इंदौर घराने के हैं, जी उन्होंने इस राग को प्रचलन में लाया है। जी बहुत खूबसूरत। सर आपने पटियाला घराने की बात की, जी पटियाला घराना आपका घराना है, उस पर आने से पहले सबसे पहले घराने के बारे में जानना चाहेंगे। घराने क्या होता है? जी, घराने के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। विशेष तौर पर जैसे अलग अलग जो गायकी होती है उसको संजो करके रखा गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी रखा गया, उसको घराना बोलते हैं। जैसे 3 या 4 जो पीढ़ियाँ हैं वो जो गा चुकी हैं, उसके बाद ही घराना बनता है। जी। 300-400 साल पहले से जो
चला आ रहा है वो एक घराना है जी। तो जैसे पटियाला घराना है, तो पटियाला घराना जो है वो 200 साल से अभी चला आ रहा है जी। तो जो हमारे जो गुरुजी हैं, मेरे जो दादा गुरुजी है पंडित सोमदत्त बट्टू जी, वो पटियाला घराने से हैं और उन्होंने जो है उस्ताद आशिक अली खान साहब हुए हैं, वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के जो गुरु हैं और जो हमारे जो बट्टू गुरुजी उनके गुरु हैं, वो एक ही गुरु से वो उनका जो गायन है उन्होंने सीखा है। तो वहाँ से इस घराने की शुरुआत हुई थी जी। तो वहाँ से वो जो है हिमाचल शिमला आ गए थे। तो शिमला आने के बाद जो है उन्होंने कई लोगों को संगीत की शिक्षा दी, जिसमें मेरे उस्ताद मेरे गुरुजी डॉक्टर प्रवीण जरेट जी भी है। जी 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 जी, बहुत खूबसूरत जानकारी सर। जैसे घराने आपने कहा, आप पटियाला घराने से हैं, जी। और भी तरह के घराने हैं, जी, बहुत जी, सारे घराने जी। हैं। घराने में सीखना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, जी। ये हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, मैं इसके बारे में ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि 2 तरह की एजुकेशन होती है। जी। एक तो संगीत ऐसा है जो कॉलेज में सीखा जाता है, ठीक है, एक जी। प्रॉपर एक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सीखा जाता है। जी। क्योंकि कॉलेज में तो ऐसा रहता है कि आपको सिलेबस भी देखना है और जैसे एक ही साल के अंदर आपको 10 राग भी करवाने हैं, लेकिन घराने में ऐसा नहीं होता है। उसमें एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में ही आपको सीखना है। मतलब 1 साल तक आपको एक ही राग पे काम करना है। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं गुरु शिष्य परंपरा में सीखा हूँ, तो मैंने 1-1 साल तक एक ही राग को प्रैक्टिस किया है कि मुझे टास्क मिलता था या मेरे जो गुरु भाई है उन्हें टास्क मिल गया, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको एक टास्क मिल गया, तो मुझे 1-1 साल तक एक-एक राग पे जो है घराने में काम किया जाता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और विशेष तौर पर जो आपके घराने की जो गायकी है उसको सबसे पहले जो है वो आत्मसात किया जाता है और उसको सिखाया जाता है। परंतु इसके विपरीत जो कॉलेज में है वो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपको एक सिलेबस के हिसाब से आपको सिखाया जाता है। और घराने में सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये भी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। लता जी बहुत बड़ा नाम हुए। जी बिल्कुल। उनको तो माँ सरस्वती का दर्जा दिया जाता था। वे सभी लोग गुरुकुल से जुड़े हुए हैं। जी। अपने मोहम्मद रफ़ी साहब वो पटियाला घराने से बड़े गुलाम अली खान साहब के वो शागिर्द रहे हैं। तो जो घराने से सीखने के बाद जो स्वर में जो एक पकड़ आती है, क्योंकि एक गाना होता है नोटेशन का, स्वरों का, जब आप कुछ गाते हो तो उसका मूड भी साथ चलता है। जब आप उसको बोलते हैं मूड एंड मोशन, जब मूड एंड मोशन साथ में चल रहा है तो आपकी जो गायकी है वो बहुत ज़्यादा ही उसमें पकड़ रहती है। जी। क्योंकि आजकल, और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे जो हमारा आजकल का जो यूथ है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो शॉर्टकट ना करें। क्योंकि अब जैसे मुझे 10-12 साल हो गए हैं, हमने भी शॉर्टकट नहीं लिया, हम प्रॉपर एक सिस्टम से चल रहे हैं। और शॉर्टकट का मतलब ये है कि जो आजकल आप गाने देखेंगे उसमें और जो पुराने गाने हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी। और जो पुराने गाने इसलिए उसमें इतनी ज़्यादा सच्चाई है और इतना अच्छा उसका मूड है, आप कभी भी उनको सुनेंगे तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले गाने हैं। जी। परंतु अगर आज के गानों को आप सुनते हैं तो वो आप 10 दिन के बाद उसको आप नहीं सुनते हैं। नहीं। क्योंकि वो पकड़ स्वर की नहीं है, क्योंकि बच्चे सीख नहीं रहे हैं प्रॉपरली। उनको एक सिस्टम के अंतर्गत सीखना चाहिए और थोड़ा सा टाइम उनको देना चाहिए। बिकॉज आजकल सोशल मीडिया है, तो आजकल बहुत जल्दी जो है फेमस होने की जो है वो दौड़ लगी रहती है। हाँ। कि आजकल तो रील्स का टाइम है कि रील्स से आप फेमस हो जाएंगे। परंतु जो विशेष तौर पर जो असली संगीत है वो इस तरह से फेमस नहीं होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर गुरु धारण करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गंडा बंधवाना पड़ेगा, जो हाथ में बांधते हैं। उसके अंतर्गत आपको गुरु सेवा करनी पड़ेगी, गुरु के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि गुरु आपको कब कौन सी चीज़ बताए आपको भी बतानी है। तो उस चीज़ के लिए आपको पहले उस परिवेश में आना होगा। तो मेरा मतलब यही है कि मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को समझे अगर वो समझना चाहे, क्योंकि संगीत में शॉर्टकट नहीं होता। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जानकारी। सर, इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्लासिकल और सेमी जो क्लासिकल होता है उसमें क्या फ़र्क रहता है, उसके बारे में। देखिए, जो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत है वो उसमें एक नियम है जी, जिसको बोलते हैं शास्त्र। जहाँ पर शास्त्र क्लासिकलिटी की बात होगी वहाँ पे हमेशा नियम रहेगा कि शास्त्र है। उसमें किसका शास्त्र है? रागों का, कॉम्बिनेशन का।
जैसे कुछ राग ऐसे हैं जिसमें रे नहीं लगेगा, कुछ ऐसे हैं जिसमें पानी लगेगा, जी। तो वो शास्त्र के नियम के अंतर्गत है। लेकिन जो उपशास्त्रीय संगीत जिसको सेमी क्लासिकल कहते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है। जी। दो तरह के पक्ष होते हैं, एक होता है क्रियात्मक पक्ष, जी। एक होता है भाव पक्ष। क्रियात्मक पक्ष की हमने बात कर ली, जी। लेकिन जो भाव पक्ष है उसकी मैं बात करता हूँ आपके साथ। जी। कि जो सेमी क्लासिकल है उसमें आप 2-3 रागों का मिश्रण कर सकते हैं। जी। जैसे मेरा मूड है, मैं नमूने के तौर पे आपको आपको एक ठुमरी सुनाना चाहता हूँ जो सेमी क्लासिकल है, आपको और दर्शकों को भी पता लगेगा कि ये किस तरह से अलग है। जी। नदिया किनारे मोरा गाँव जी, नदिया किनारे मोरा गाँव रे, नदिया किनारे मोरा गाँव, आयो जी मोरे सांवरिया, आयो जी मोरे सांवरिया रे, नदिया किनारे मोरा गाँव रे, नदिया किनारे मोरा गाँव, नदिया किनारे मोरा गाँव, मोरा गाँव रे, नदिया किनारे मोरा गाँव, गहरी नदिया नदिया, गहरी नदिया सुन रे संवरिया, गोकुल में रो धाम रे, नदिया किनारे मोरा गाँव। अब देखिए ये तो हो गया इसमें, और इसके साथ देखिए एक मूड और है। हो रहना रहना रहना, हो केसरिया बालम, हो केसरिया बालम, आवो जी पधारो नी मारे देश, हो केसरिया बालम, हो केसरिया बालम, आवो जी कि दुखन लागने जी, की दुखन लागने। अब ये पंजाब में कैसा हो जाएगा देखिए। साडा चिड़ियां दा चंबावे, बाबुल सौडी जाना, साडी लम्मी उडारी वे, बाबुल केड़े देश जाना, साडा चिड़ियां दा चंबावे। अब देखिए कि बनारस में कैसा हो जाएगा। अखियां न डारोरी गुलाल, हेरी नंद लाल नंद लाल, अखियां न डारोरी गुलाल, हेरी नंद लाल लाल, अखियां न डारोरी गुलाल, अखियां बचाओ तो बहिया गहत है, अखियां बचाओ तो बहिया गहत है,
अजी मान गई मैं तोरी बात बात खियन डारोरी गुलाल। अब हिमाचल में कैसा हो जाएगा? पिया ना जा जमुए पहाड़, पिया ना जा जमुए पहाड़, बूंदा बरस गया है बूंदा बरस रहा, पिया ना जा जमुदे पहाड़, तेरे बिना मेरा और न कोई तेरे बिना मेरा और न कोई, माँ बाप छड़ के मैं तेरी होई, पिया सुने जा दिलरी पुकार, बूंदा बरस रहा है बूंदा बरस रहा। जी, बहुत खूबसूरत राग। सर, आपने ना बीच में बात की थी गुरु शिष्य परंपरा की, उस पर आना चाहेंगे, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। आखिर ये परंपरा है क्या और इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है संगीत में? जी, देखिए, गुरु शिष्य परंपरा जो है वो उसके बारे में तो यही है कि वैसे तो ये वैदिक काल से चली आ रही है, ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा है। तो मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गुरु शिष्य परंपरा है मेरे लिए जो है, क्योंकि उसमें जो एक ऐसी शिक्षा है वो, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जिसमें जो शिष्य है गुरु के पास रह करके, ठीक है, वो सीखता है। तो जो गुरु होता है वो अपने अंदर से अंदर कलेजे से निकाल करके चीज़ें अपने शिष्य को देता है, ठीक है। और उसके लिए पहले तो वो आपको जो है वो साल भर तो आपको चेक ही करेंगे। गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा नहीं है कि कोई आ गया और उसको एकदम से जो है वो सिखाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है जी। उसमें जो है सबसे पहले मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा में जैसे मैंने सीखा तो साल भर मुझसे कुछ भी नहीं सुना गया जी। मैं जैसे एक सर्कल होता था, बैठते थे, तो साल भर जो है वो मुझसे कुछ भी नहीं सुना गया। तो मैं सोचता था मुझसे क्यों नहीं सुनते गुरुजी जी, कि गुरुजी मुझसे तो गाना नहीं सुन रहे हैं, जबकि मैं ठीक करता था फिर भी नहीं जी। मुझे क्या पता था कि जो उसके बाद मुझे मिलने वाला है। देखिए, अगर कहीं भगवान है तो वो मेरे गुरुजी है, मैंने विशेष तौर पर उनको ही देखा है। और गुरु शिष्य परंपरा जब बच्चा आता है उसको पता लगता है वैल्यू का कि गुरु शिष्य क्या है, गुरु क्या होता है, ठीक है। तो मुझसे कुछ नहीं सुनते थे, और जैसे कुछ नहीं सुनते थे तो फिर मुझे भी लगता था। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मुझे मतलब जो दिया है, उसके बाद जो मतलब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि गुरुजी ने ऐसी चीज़ दे दी है कि वो एक चीज़ बोलते हैं, हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि बेटा ऐसा है कि जब एक पेड़ के नीचे बैठ जाओगे, अगर तुमको चीज़ें आती है, चीज़ें समझते हो, अच्छे से सीखोगे, तो उस पेड़ के नीचे भी लोग जो है तुमको सुनने के लिए जो है वो आ जाएंगे। तो आज ये चीज़ें सही होती है। मैं सुर मंदिर स्कूल है मेरा अपना रामपुर में, जिसमें मैं अपने गुरुकुल के जो नियम है, जो गुरुकुल है, उसको मैं अपने जो एक कल्चर है उसको वहाँ पर प्रमोट कर रहा हूँ। क्योंकि हम गुरुजी के घर पे रहे, हमारा खाना पीना हर चीज़ हमारे गुरुजी ने ही दिया, और वही परंपरा को मैं वहाँ पे रामपुर में बच्चों के बीच ला रहा हूँ, और उस कल्चर को ला रहा हूँ कि बच्चे समझे, उस वैल्यू को समझे, क्योंकि संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। जो संगीत है वो संस्कार सिखाता है, गुरु शिष्य परंपरा जो है वो आपको संस्कार सिखाएगी, आपको वैल्यू सिखाएगी दुनियादारी की। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप गुरुकुल में ही सीखते हैं। आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में जाकर के वो चीज़ें नहीं सीख सकते। जो एक गुरुकुल में आप सीखेंगे, जो मैं सीखा हूँ, मुझे भी पता नहीं होता था, तो दर दर भटकते रहे। लेकिन जब गुरु शिष्य परंपरा में आए तो बहुत सारी चीज़ें, देखो गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है, गुरु भाई, गुरु बहन, और गुरु से जुड़े, वो जो है कि वो
एक जो ऐसा रिश्ता बन जाता है जो खून के रिश्ते से भी बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। गुरु का रिश्ता जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर होता है। इसलिए जो ये गुरु शिष्य परंपरा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये अदा करती है। जी, जैसे आपने कहा कि आपका स्कूल है अपना, जहाँ जी। पर आप शास्त्रीय संगीत की शिक्षा बच्चों को देते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जी, देखिए आज से कोई 2 साल पहले की बात है कि मैं लॉकडाउन लग गया, उसके बाद घर चले गए। जी, तो वह जहाँ से मैं निकला हूँ, अब रामपुर एक ऐसी जगह है वहाँ पर संगीत शास्त्रीय गायन नहीं है, नहीं है। फोक रीजन है, तो सब नाटियाँ गाते हैं, तो शास्त्रीय गायन की तरफ थोड़ा सा रुझान कम ही रहता था। जी, तो मैंने ये सोचा, जब हमने अच्छे गुरुओं से सीखा है, शिक्षा प्राप्त की है, जी, क्यों ना उस शिक्षा को वहाँ के आम लोगों तक पहुँचाया जाए, जी, जो बाहर आने में असमर्थ हो, जिसको वहाँ विशेष तौर पर वहीं पे ही मिल जाए, कि उनको इधर उधर ना आना पड़े। ठीक है, तो मैंने एक स्कूल शुरू किया जिसको गुरुजी ने ही उसका नाम सुर मंदिर रखा, क्योंकि मैं गुरुजी के आदेश के बगैर कुछ नहीं करता, उनका दिया हुआ है तो वही करेंगे जो करेंगे। तो उनकी इतनी कृपा हुई कि जो रामपुर बुशहर है वहाँ पे अब संगीत का जो एक माहौल है, जो एक अच्छा माहौल मैं चाहता था, क्योंकि हम लोगों को दिल्ली तक जाना पड़ा, जी, बाहर निकले, दिल्ली जाना पड़ा संगीत सीखने के लिए, और उन लोगों को वहीं पे ही मिल रहा है, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे वहाँ पे, सीखते हैं, शास्त्रीय गायन को समझते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा चीज़ों को बदलने में, पर एक पहल है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो पहल जो है वो गुरुजी के आशीर्वाद से और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से वो जो है वो मैं पूरी कर पा रहा हूँ। जी, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, ताकि हमारे जो आने वाले युवा हैं वो भी शास्त्रीय संगीत की तरफ उनका रुझान बढ़े और शास्त्रीय संगीत को समझे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे फ़ोक की अगर बात करते हैं, आपने भी फ़ोक की बात की, जी। तो फ़ोक में शास्त्रीय संगीत के क्या मायने हैं जी। और किस तरह से फ़ोक जो है शास्त्रीय संगीत में आता है? जी देखिए, चाहे फोक है, कोई भी विधाएं हैं, जी, उसमें शास्त्र का नियम तो लगेगा ही। जो फोक म्यूजिक है उसी से ही राग बने हैं। जी, सबसे पहले फोक ही म्यूजिक था, फोक ही होता था। तो अलग अलग जो रीजन के जो फोक है, जी, जैसे भोपाल का भोपाली बना दिया, जी, जौनपुर से जौनपुरी बना दिया, तो ऐसे से मुल्तान से मुल्तानी बना दिया, जी, तो इस तरह से पहाड़ से पहाड़ी बना दिया। तो देखिए, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और बहुत सारे ऐसे राग हैं जिसमें फोक रचनाएं हैं। जी, तो मैं आपको एक फोक रचना सुनाना चाहूँगा, जी, जो बिल्कुल। राग पहाड़ी में है। जी, बिल्कुल। उसमें किस तरह से जो है वो राग का नियम लगा है, देखिए मैं आपको। पद सरे ग म ग ग म ग रे ध पद सरे ग ग ग म ग रे ध सा रे ना रे ना रे ना। सुकी डाड़ी रे पंछी रोवे, सुकी डाड़ी रे पंछी रोवे, मन विच बड़ा दुखड़ा हो पंछी बस कर होर ना रोवे, होर ना रोवे, होर ना रोवे, होर ना रोवे, सुकी डाड़ी रे पंछी रोवे। मां ते रोया भी नहीं जांदा,
दुख सावी ना जांदा, मां ते रोया भी नहीं जांदा, दुख सावी ना जांदा, हो पंछी बस कर होर ना रोवे, होर ना रोवे, होर ना रोवे, होर ना रोवे। इसमें राग पहाड़ी है। माए नी मेरी ये जमुए दिराही, चंबा है कितनी दूर दूर, माए नी मेरी ये जमुए दिराही, चंबा है कितनी दूर, शिमले नी वसना, सुपठुए नी बसना, शिमले नी वसना, शिमले नी वसना, सुपठुए नी बसना, बस लेना चंबे जरूर, बस लेना चंबे जरूर। ऊंची ऊंची रिड़ियां ते डूंगी डूंगी नदियां, ऊंची ऊंची रिड़ियां ते डूंगी डूंगी नदियां, मन मेरा होई जांदा चूर, मन मेरा होई जांदा चूर। ये राग पहाड़ी पे है जी। अब मैं इसको इस तरह से इसलिए गा पा रहा हूँ जी जी क्योंकि इसके पीछे के जो स्वर है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो मैं देख पा रहा हूँ। जी। वो मूड, स्वरों का जो मूड है वो भी साथ चल रहा है। जी। इससे क्या होगा कि जो गाने की जो पकड़ है वो और अच्छी हो जाएगी। जी, बहुत खूबसूरत सर। और कहीं ना कहीं हमारे दर्शक भी आपकी आवाज़ को सुनकर और आपके राग को सुनकर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जब भी हम राग सुनते हैं या संगीत, शास्त्रीय संगीत सुनते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में अगर शास्त्रीय संगीत को हम देखते हैं तो किस तरह से आप इसका भविष्य देखते हैं? जी हाँ, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो है ना बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जी पुराने वक्त में क्या होता था कि इजीली अवेलेबल कोई भी चीज़ नहीं होती थी। जी अब हर चीज़ तो यूट्यूब पे आपको मिल जाती है। देखिए, जी कुछ सुनना है तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी ठीक है, कुछ आपकी क्लास होगी, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। परंतु पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, अब तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जी। लेसन आपको प्रॉपर मिल रहा है, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो युवा है वो बहुत अवेयर हो रहा है अब शास्त्रीय गायन, क्योंकि उनको समझ आ रहा है जी कि जो असली संगीत है, क्योंकि अगर आपको प्लेबैक सिंगिंग भी करनी है, आपको बॉलीवुड में भी जाना है, तो आपको इस रास्ते से तो गुजरना ही होगा। जी बिल्कुल। और हर एक, बेशक होड़ है, फेमस, जल्दी फेमस होने की होड़ है, परंतु उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि उनको स्वरों का अभ्यास करना है। एक एक स्वर को आपको साधना पड़ेगा पहले, ठीक है, उसके बाद ही चीजें निकल करके आएगी। जी, बहुत खूबसूरत आपने कहा कि हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनको एक प्रोसेस रहता है हर चीज़ का, उसे फॉलो करना चाहिए। और शास्त्रीय संगीत में भी ये चीज़ बहुत मायने रखती है। दीपक मेहता जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। नमस्ते हिमाचल में आज बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।